हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव रंजन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज आगामी 2025 में जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 1 जो है हमने अच्छे ढंग से समाप्त कर दिया होगा। ठीक है, पार्ट 1 मैंने आपको अच्छे ढंग से 1 से 20 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में समाप्त कर दिया होगा। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं जो क्वेश्चन नंबर 21 से है। ठीक है, तो चलिए समय को देखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है। निम्न में से किस पौधा में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। निम्न में से किस पादप में बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता। इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कहीं कहीं आपको बच्चे लिखा हुआ पाया जाएगा पाइनस, कहीं कहीं आपको पाइनस लिखा हुआ पाया जाएगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसका सही जवाब होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। तो हमारा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, परिवर्धनशील भ्रूण, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किसके बीज में होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे। परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किस बीज में होता है। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मटर। जी हाँ, मटर जो है फावेसी कुल के पौधा। ठीक है, फावेसी कुल कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, परिवर्धनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपयोग किस बीज में होता है, तो वो है मटर की बीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से डील करते जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन जो है आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जाम आगामी जो 2025 के एग्जाम है उसमें कौन क्वेश्चन पूछ देगा ये आप नहीं जानते। इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग को बखूबी ढंग से पढ़ते जाना है ताकि आगामी 2025 में हम लोग अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किस में जल परागन होता है। सबसे पहली बात जानना है जल परागन। तो जब भी जल परागन होगा तो जलोद्भिद पौधा में होगा। ठीक है, जलोद्भिद पौधा में जल परागन की क्रिया होती है। जलोद्भिद पौधा में कौन सा परागन होता है, जल परागन। तो सबसे पहले ये जानना है जल परागन किसको कहते हैं। तो जब जलोद्भिद पौधे, ठीक है, जब जलोद्भिद पौधे जल में तैरते हुए एक दूसरे के समीप आते हैं। ठीक है, जल परागन की परिभाषा अच्छे ढंग से समझिएगा। जब जलोद्भिद पौधे जल में तैरते हुए एक दूसरे के समीप आते हैं तो पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक हो जाती है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं जल परागन। तो इनमें किसमें जल द्वारा परागन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, हाइड्रीला में। ठीक है, हाइड्रीला में जब भी होगा तो जल द्वारा परागन होगा। जबकि आपको पता है कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी दे देगा कमल के द्वारा, तो कमल में याद रखिएगा हमेशा कीट परागन होगा। ठीक है ना, कमल में कीट के द्वारा परागन होता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 24, अनुन्मिल्य परागन। क्या है बेटा मेरे, अनुन्मिल्य परागन। तो अनुन्मिल्य परागन किसको पहले कहेंगे। सबसे पहले समझना है कि अनुन्मिल्य परागन का मतलब क्या होता है। तो वैसा पुष्प जो बंद होते हैं, ठीक है, वैसा पुष्प जो बंद होते हैं और कभी नहीं खिलते हैं, वैसा पुष्प जो बंद होते हैं और कभी नहीं खिलते हैं। तो इन बंद पुष्पों में क्या होती है, परागकण और वर्तिकाग्र एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं। हम जो अभी परिभाषा बताने जा रहे हैं वो अनुन्मिल्य परागन, कभी कभी आपको 2 नंबर में ये आ सकता है। ठीक है, तो अनुन्मिल्य परागन किसे कहें, वैसा पुष्प जो बंद होते हैं और कभी नहीं खिलते हैं। तो ऐसे बंद पुष्पों में परागकोश और वर्तिकाग्र, ऐसे बंद पुष्पों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं, ये एक दूसरे से लिपटे रहते हैं।
तो इस प्रकार जब भी इन पुष्पों में परागण क्रिया होगी तो स्वपरागण होगा, और ऐसे होने वाले परागण को हम लोग कहते हैं अनुन्मिल परागण, यानी बंद पुष्पों में होने वाले स्वपरागण की क्रिया को अनुन्मिल परागण कहते हैं। तो आपको इसका आंसर तो पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन है ए, स्वपरागण। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूण में का भाग नहीं होता? इनमें कौन सा द्विबीजपत्री है जिसमें भ्रूण का भाग नहीं है? ठीक है ना, भ्रूण का भाग नहीं है ना, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फ्यूनिकल। ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा द्विबीजपत्री भ्रूण का भाग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्यूनिकल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, निम्नलिखित में से किन में पर परागण है ना की विधि है? निम्नलिखित में से कौन पर परागण की विधि है? तो आपको ऑटोगैमी स्वपरागण की विधि है, जिटोनोगैमी स्वपरागण की विधि है, जबकि पर परागण की विधि जो है वो है जीनोगैमी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में स्वपरागण की क्रिया होती है। ठीक है, स्वपरागण की क्रिया होती है, जबकि जीनोगैमी में पर परागण की क्रिया होती है। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पर जीनोगैमी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो आपके स्क्रीन पर रहा, भ्रूणपोष वाले, जी हाँ, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंडोस्पर्मिक। ठीक है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं, जो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड। ठीक है, ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नांकित में किस में पाया जाता है? ठीक है ना, तो इसमें बच्चे को दो ऑप्शन लगता है कि सही है, बच्चों को लगता है कि दो ऑप्शन सही है। इसमें से सबसे पहले तो बच्चों को बहुत ही दिग्भ्रमित करता है कि हेलिएंथस अनुअस, है ना, अनुअस होगा, लेकिन ये ऑप्शन हमेशा गलत रहता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब होगा वो है पॉलीगोनम। पॉलीगोनम ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में ही पाया जाता है। ठीक ना, ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड किस में पाया जाता है? पॉलीगोनम। कभी भी भूल से भी हेलिएंथस, है ना, अनुअस नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और कहीं कहीं बच्चा इसमें परेशान भी हो जाते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा सही फल है? सही फल का मतलब होता है सत्य फल। ठीक है ना, तो इसमें से सत्य फल जो है हमारा होगा बेटा नाशपाती। ठीक है, नाशपाती जो है वो सत्य फल है, इसका सही जवाब सी होगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक मटर के पौधों में, ठीक है ना, एक मटर के पौधों में 400 बीज निर्माण होने के लिए, एक मटर के पौधों में 400 बीज निर्माण होने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? ठीक है, एक मटर के पौधों में 400 बीज निर्माण होने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? तो इसमें कहीं कहीं ऑप्शन आपको 300 दिखेगा, बट ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा बी, 500। 500 बार जब अर्धसूत्री विभाजन होती है, 500 बार जब अर्धसूत्री विभाजन होती है तो 400 बीज का निर्माण होता है मटर के पौधों में। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, केंद्रिका या अध्यावरण, केंद्रिका या अध्यावरण के अतिरिक्त, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रिका या अध्यावरण के अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं? केंद्रिका या अध्यावरण के अतिरिक्त, यानी केंद्रिका और अध्यावरण को छोड़कर भ्रूण के निर्माण को हम लोग कहते हैं बहुभ्रूणता। ठीक है, ऑप्शन डी होगा आपका सही जवाब। ठीक है,
चलिए हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे ढंग से डील करते जा रहे हैं। जो भी बच्चों को दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपके कमेंट्स को हम बार बार पढ़ते हैं। और बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम सभी बच्चों का कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि चींटियों द्वारा, ओके, जो हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाला है 32, चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? चींटियों द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन बी, मार्मिकोफिली, ठीक है। मार्मिकोफिली में चींटियों द्वारा परागन होता है, ठीक है ना। ये जो मेलेकोफिली में है ये घोंघा के द्वारा परागन होता है, ठीक है ना। खैर इससे हमें लेने देना नहीं है। तो हमने क्या आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि चींटियों द्वारा परागन किस में होता है? तो इसका सही जवाब है मार्मिकोफिली, ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं जो होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है ना। 33 क्वेश्चन देखेंगे। कुछ पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छी अलग क्वेश्चन है। कुछ पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोध होता है, माने प्राकृतिक रुकावट होता है ना। कोई भी इन्वायरमेंटल इश्यूज के कारण जो है ना कि परागकोश और वर्तिकाग्र के बीच जो है या तो परागन नहीं हो पाता है या तो होता भी है तो बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है ना। तो मेरा क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होता है, कुछ प्राकृतिक रुकावट होता है जिस कारण से या तो परागन बहुत मुश्किल से होता है या तो नहीं होता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? तो इस क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोगैमी कहेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोगैमी यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 34। कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं? ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। कीट द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो कीट द्वारा परागन को हम लोग कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली द्वारा परागन यानी कीटों में होती है, ठीक ना। कीट द्वारा परागन को हम लोग क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। हाइड्रोफिली द्वारा जो परागन होती है वो जल द्वारा होने वाले परागन को कहते हैं हाइड्रोफिली। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कीट द्वारा होने वाले परागन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोफिली, ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है जलीय घास है। बहुत बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करिएगा, एग्जाम में कभी कभी दे देगा जलीय जंगलीय घास, जलीय जंगली घास, लेकिन यहाँ पर केवल है जलीय घास। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं आपको मिलेगा जलीय जंगलीय घास, लेकिन यहाँ पर केवल है जलीय घास। निम्नलिखित में से कौन जलीय घास है? ठीक है ना। तो इस चीज को देख लीजिएगा, या तो जलीय घास होगा या जलीय जंगलीय घास, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन में केवल है जलीय घास, तो जलीय घास है जोस्टेरा, ठीक है। जलीय घास कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जोस्टेरा, यानी 35 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जोस्टेरा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है 36, ठीक है। 36 क्वेश्चन को देख लीजिए। पराग थैली किस में पाए जाते हैं? तो सारे बच्चों को पता होगा कि पराग थैली का निर्माण है ना पराग कोश के अंदर होता है, ठीक है। पराग थैली किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में, ठीक है ना। यानी 36 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, पराग कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है वो ये है सेमल में, सेमल, ठीक है ना। तो जहां भी सेमल शब्द आ जाता है ना, जहां भी क्या आ जाता है सेमल शब्द, तो सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? तो सेमल में जब भी आ जाए तो इसका सही ऑप्शन तो आप लोग को पता होगा, चमगादड़। सेमल में चमगादड़ के द्वारा परागन की क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो 38 होने वाला है। तो हम 38वां क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है आप भी एक बार देख सकते हैं अच्छे ढंग से। क्वेश्चन हमारा है आवृतबीजी पादप में, आवृतबीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाती है। द्वितीयक केंद्रक जो है वो परिवर्तित होकर क्या बनाता है? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम थोड़ा इधर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
जैसा कि आपको पता है ये बीजांड का फिगर है, ठीक है ना, ये बीजांड है। बीजांड जो है पुष्प के मादा भाग अंडाशय में पाए जाते हैं, ठीक है, ये बीजांड है। और बीजांड के अंदर जो है ये होती है अंड कोशिका और ये होती है द्विकेंद्रीय कोशिका, ठीक है। तो अंड कोशिका नर युग्मक से, याद रखिएगा अंड कोशिका ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है, अंड कोशिका नर युग्मक से संयोग कर भ्रूण का निर्माण करता है। अंड कोशिका नर युग्मक से संयोग कर भ्रूण का निर्माण करता है। ये जो है आपका अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका। जबकि ये जो है द्विकेंद्रीय कोशिका, द्वितीयक, इसको द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं या द्विकेंद्रीय कोशिका भी कहते हैं, ठीक है ना। तो द्वितीयक नर युग्मक जब अंड कोशिका से मिलता है तो बनता है भ्रूण, लेकिन जब नर युग्मक द्विकेंद्रीय कोशिका से मिलता है तो बनता है भ्रूण पोष, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बात को, जब नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा तो बनाएगा भ्रूण, और जब नर युग्मक द्विकेंद्रीय कोशिका से मिलेगा तो बनाएगा भ्रूण पोष। और इस भ्रूण पोष का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भ्रूण पोष का काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। भ्रूण पोष का काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो चलिए फिर से हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवृतबीजी पादप में बीज का निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। तो अभी मैंने बताया द्वितीयक केंद्रक क्या चीज में परिवर्तित हो गया? भ्रूण पोष में। तो जो हमारा सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन बी, भ्रूण पोष, ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अंतिम 40वां के बाद हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जो हमारा 39 क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भ्रूण कोष निम्नांकित में कौन सा नहीं, भ्रूण पोष में ये कौन सा भाग है जो नहीं पाया जाता, ठीक है। भ्रूण पोष में इन कौन सा भाग है जो नहीं पाया जाता। तो चलिए फिर से हम देखते हैं। ये अभी मैंने बताया कि ये बेटा बीजांड है, ठीक है, बीजांड। और बीजांड में 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है ना। बीजांड के अंदर 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें सबसे पहले है ये है अंड कोशिका, ठीक है ना। ये जो है आपका है सहायक कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका। ये है द्विकेंद्रीय कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, द्विकेंद्रीय कोशिका। और ये होता है प्रतिमुखी कोशिका जिसको कहते हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल हो गया, द्विकेंद्रीय कोशिका हो गया, अंड कोशिका हो गया, सहायक कोशिका होता है जिसको कहते हैं अंड उपकरण। कौन उपकरण? अंड उपकरण। लेकिन कहीं भी नाम गुरु बीजाणु जनन कोशिका का नहीं आ रहा है। अंड समुच्चय आ रहा है, द्विकेंद्रीय कोशिका भी आ रहा है, एंटीपोडल सेल भी आ रहा है, लेकिन गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं आ रहा है। यानी कौन सा नहीं होता? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। सही ऑप्शन होगा बेटा कौन? सी, गुरु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है। तो चलिए अब हमारा अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 होने वाला है। क्या कहता है जो ध्यान से देखेंगे। हमारा जो 40 क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों वो ये है, परागकण किसकी विशेषता है, ठीक है ना। परागकण किसकी विशेषता है? तो परागकण जो विशेषता होता है आवृतबीजी और अनावृतबीजी, ये दोनों के लिए होता है। आवृतबीजी और अनावृतबीजी यानी ढके हुए बीज और खुले हुए बीज, दोनों में परागकण पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आवृतबीजी और अनावृतबीजी। तो मुझे उम्मीद है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक आपने अच्छे ढंग से कवर कर लिया होगा। तो हमारे लिए जो पुष्पी पौधों में पार्ट 3 है उससे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।